हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज़ तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर NTUGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग हल्स की थ्योरी को स्टडी करेंगे, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हल की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर आज हम लोग पूरी की पूरी थ्योरी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको प्रिंसिपल मिलेगा, जहाँ पर आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ठीक है, पूरी हल की थ्योरी हम लोग डिटेल्स में आज स्टडी करने हैं। अच्छा, फर्स्ट क्या है, देखिए क्लार्क हल्स। तो इसका फुल फॉर्म जानना है। हल का फुल फॉर्म क्या है? क्लार्क हल्स। तो क्लार्क हल्स एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और उसके साथ साथ एक बिहेवियरिस्ट भी थे। उनकी जो फर्स्ट बुक है वो पब्लिश हुआ था 1943 पर। अब उसको ही थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए उन्होंने और एक बुक लिखा जो कि 1952 पर पब्लिश हुआ था, और उस बुक का नाम है ए बिहेवियर सिस्टम। तो दोनों बुक को उन्होंने पब्लिश किया था। जो साल है पब्लिशिंग की, जो ईयर है उसको आपको याद रखना है। एक है 1943 और दूसरा है 1952, और ये है बुक की नेम। एक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, दूसरा है अ बिहेवियर सिस्टम। अच्छा, अब देखो हल की जो थ्योरी है वो दो थ्योरी को देखते हुए उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्योरी था वो था थॉर्नडाइक की थ्योरी, और दूसरा था पेवलोव की थ्योरी। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? यहाँ पर एक जो रिस्पॉन्स है, जो कैट के रिस्पॉन्स कहिए या फिर डॉग की रिस्पॉन्स कहिए, वो हो रही है किसी एक स्टिमुलस की वजह से। ठीक है, यहाँ पर जो कैट की रिस्पॉन्स है वो एक स्टिमुलस की वजह से हो रही है, वो है फूड। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस को एक रिवर्ट की तरह बताया। ठीक है, ठीक वैसे ही पेवलोव ने भी जो डॉग की सैलिवेशन है वो भी एक स्टिमुलस की वजह से ही मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। तो यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स हो रही है वो स्टिमुलस की वजह से हो रही है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? एस आर। ठीक है, ये एस आर की थ्योरी है, मगर हल ने इस एस आर थ्योरी को देखते हुए खुद की एक थ्योरी डेवलप किया, जहां पर बीच में कुछ वेरिएबल्स आ जाती है। दैट इज कॉल्ड द इंटरवेनिंग वेरिएबल। मैं इसके बारे में समझाती हूँ आप लोगों को। पहले ये समझ लीजिए कि इसकी थ्योरी में क्या डिफरेंस है ऐसा थ्योरी से। ठीक है, यहाँ पर जो पेवलोव की या फिर थॉर्नडाइक की जो थ्योरी था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एस आर था। ठीक है, स्टिमुलस दिया जाता था, उसके ऊपर बेस करके एक रिस्पॉन्स होती थी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एस आर थ्योरी कहते हैं। मगर ठीक वैसे ही हॉल ने क्या किया? ए सर को रखा, ठीक है, मगर बीच में कुछ एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, यही था हाल की थ्योरी, जो कि ए सर थ्योरी से इन्फ्लुएंस होकर उसको देख के उन्होंने एक न्यू थ्योरी बॉन्ड किया। ठीक है, तो जहां पर बीच में एक चीज आ जाती है जिसको हम इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। अब इस इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब क्या होती है? हल ने कहा कि अगर कोई इंसान मतलब एक तरीके का वो बिहेवियर कर रहा था, मगर सर्टेनली उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गई। ठीक है, अब वो चेंजेस सर्टेनली क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर एक इंटरवेनिंग वेरिएबल आ गई थी। इसकी वजह से उसकी बिहेवियर में एक सर्टेन चेंजेस आ गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक चाइल्ड है, ठीक है, और वो चाइल्ड किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, सपोज कीजिए नेट एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, खुद को। अब उस बच्चे को एज एक टीचर ने बताया कि हाल की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, वो नेट की एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ने मतलब जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहा था, वो सपोज कीजिए ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को पढ़ रहा था। ठीक है, अब टीचर ने फोन करके बताया कि हल की थ्योरी आ रही है, हल की थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाओ। तो वो चाइल्ड क्या करेगा? ट्रायल एंड थ्योरी को, ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है उसको छोड़ के हाल की थ्योरी पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसकी बिहेवियर में चेंजेस आ गई है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आई है, क्यों? ये जो बीच में एक फोन कॉल
आई है ना, उस फोन कॉल की वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गई है, और यही फोन कॉल को हम क्या कहेंगे, इंटरवेनिंग वेरिएबल कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर ठीक वैसे ही हमारी बिहेवियर में जो चेंजेस आती है वो किसी न किसी एक वजह से आती है, ठीक है, सिर्फ स्टिमुलस से काम नहीं चलेगा। देखिए एग्जाम के लिए तो बच्चा ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी पढ़ेगा, हल की थ्योरी भी पढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर जो एग्जाम है वो एग्जाम उसके लिए क्या है, एक स्टिमुलस की तरह है, क्योंकि एग्जाम में उसको पास होना है, ठीक है। सपोज कीजिए ग्रेजुएशन का डिग्री कोर्स का एग्जाम चल रही है, ठीक है, अब एग्जाम में उसको पास होना है। अब उस एग्जाम को पास करने के लिए वो तो पढ़ रहा है, दैट मीन्स वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मगर ये जो बीच में फोन कॉल आई उसके पास और टीचर ने बताया कि हल की थ्योरी आ रही है, तो वो अभी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को इम्पोर्टेंस ना देते हुए वो हल की थ्योरी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा और ट्रायल एंड एरर थ्योरी को पढ़ेगा, मगर उतना अच्छे से नहीं पढ़ेगा जितना अच्छे से वो हल की थ्योरी को पढ़ रहा है, राइट। तो ये जो बिहेवियर में चेंजेस आ गई है वो किसकी वजह से आई, वो फोन कॉल की वजह से आई। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, इंटरवेनिंग वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। और इस इंटरवेनिंग वेरिएबल को उन्होंने डिनोट किया है, देखिए पहले कैपिटल एस फिर स्मॉल ए स्मॉल आर और बाद में फिर से कैपिटल आर, राइट। ये जो एस आर को उन्होंने डिनोट किया है, यहाँ पर लिखा है, इसको ही हम क्या कहेंगे, ओ से कहेंगे कि इंटरवेनिंग वेरिएबल यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तीन तरीके का वेरिएबल था, एक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम यहाँ पर स्टिमुलस कहेंगे, दूसरा था डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम रिस्पॉन्स कहेंगे, और थर्ड था आपकी इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है। क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम स्टिमुलस कहेंगे और क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर रिस्पॉन्स है, ये भी समझा देती हूँ। देखिए जब हम लोग रिसर्च को स्टडी किए थे तो वहां पर भी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल ये सारी चीज था, राइट। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या था, बताओ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जो किसी को प्रभावित कर सके, मगर उस वेरिएबल को कोई भी प्रभावित नहीं करेगा, वो दूसरी चीज को प्रभावित करेगा, राइट। तो यहाँ पर स्टिमुलस को कोई प्रभावित या फिर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, स्टिमुलस किसी और को इन्फ्लुएंस करे, आपकी जो भी एक्शंस है उसको वो प्रभावित कर रहे या फिर इन्फ्लुएंस कर रहे। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, आपकी एग्जाम, ये प्रभावित कर रही है आपकी पढ़ने की तरीके को, ठीक है। जो आपकी स्टडी है, आप स्टडी कर रहे हो बहुत ही अटेंटिवली, दैट इज कॉल्ड आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, एग्जाम है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, मगर आपकी जो स्टडी है, जो स्टडी की एटीट्यूड या फिर बिहेवियर है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो क्या हो गई आपकी डिपेंडेंट, क्योंकि आपकी एग्जाम इंपॉर्टेंस है आपके लिए, उस हिसाब से आप पढ़ रहे हो। क्योंकि जो नॉर्मल डेज था वहां पर जितना आप अटेंटिवली पढ़ रहे थे उससे कई गुना ज्यादा आप आज पढ़ रहे हो, क्योंकि कल आपकी एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस कर रही है डिपेंडेंट मतलब आपकी स्टडी को, और तीसरा क्या होगी आपकी इंटरवेनिंग वेरिएबल। क्लियर? अच्छा, अब देखो यहाँ पर हल ने ड्राइव स्टिमुलस रिडक्शन कहा है, तो ड्राइव स्टिमुलस रिडक्शन क्या है ये भी समझाऊंगी। पहले रीइंफोर्समेंट समझ लो। रीइंफोर्समेंट मैंने पहले ही कहा था कि जैसे कि आपको बूस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम है आपकी, ठीक है, अब यहाँ पर आपको रीइंफोर्स किया जा रहा है कि एग्जाम है, तो ये एग्जाम आपको रीइंफोर्समेंट कर रहा है कि आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम है, अब आपको पास होना है, ठीक है। तो यहाँ पर पास होना है, तो ये आपकी ड्राइव है, सिर्फ पास नहीं आपको फर्स्ट क्लास आना है, ठीक है। तो ये आपकी ड्राइव है। अब ड्राइव स्टिमुली क्या होगी कि ये जो भी पास है, इस पास के लिए आपको यहाँ पर एक जो रैंकिंग है, जो भी आपको एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन देगा, तो वो आपकी क्या होगी, एक ड्राइव स्टिमुली होगी। जब आप पास आउट हो जाओगे, ठीक है,
तो आपकी जो ये ड्राइव था वो रिडक्शन हो गई, मतलब जो चाहत था वो तो पूरा हो गई, तो ये ड्राइव जो था वो भी धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी, एकदम जीरो पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, ड्राइव रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम हो गई, ठीक है, ड्राइव हो गई, यहाँ पर स्टडी होगी, आपको स्टडी करना है तभी आप क्या कर सकोगे, पास कर सकेंगे, मतलब फर्स्ट क्लास ले सकेंगे। जब आप फर्स्ट क्लास ले रहे हो, ठीक है, आपने फर्स्ट क्लास पा लिया है, तो आपकी जो ड्राइव था वो पूरा हो गई। ये जो ड्राइव पूरा हो गई इसको ही हम क्या कहते हैं, ड्राइव रिडक्शन कहते हैं। सपोज कीजिए आपको बहुत जोर की भूख लगी है, ठीक है, अगर मैं आपको पानी दूं या फिर आपको कोई न्यू ड्रेसेस दिखा रही हूँ, मैचेस दिखा रही हूँ, क्या आपकी वो भूख मिट जाएगा मैच देख के? नहीं। ड्रेस देख के वो भूख मिट जाएगा? कभी नहीं। पानी पी के मिट जाएगा भूख? तो वो भी नहीं। तो यहाँ पर आपको फूड चाहिए, ठीक है, तभी आपकी जो भी भूख है वो मिट जाएगा। तो मैं जब आपको फूड दे रही हूँ या फिर रोटी चपाती जो भी हो वो आपको दे रही हूँ, तो उसके थ्रू जब आप खाएंगे उसको तभी आपकी भूख मिट जाएगा। ये जो भूख आपकी मिट गई इसको ही हम क्या कहते हैं, ड्राइव रिडक्शन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हैबिट फॉर्मेशन। अब ये हैबिट फॉर्मेशन क्या होती है, सपोज कीजिए आप एकदम चाइल्डहुड से बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन, मतलब हर एक चीज बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रखना पसंद करते हो क्योंकि आपको ऐसे सिखाया गया है। जब आप बड़े हो गए अब तब क्या होगा कि आपने जो भी चीज सीखा है ना, मतलब चाइल्डहुड से, अब वही सारी हैबिट आपकी अब काम आएगी। कभी अब कोई भी चीज इधर उधर, मतलब डार्टी चीज है, सपोज कीजिए कोई की चिप्स की पैकेट पड़ी हुई है, बहुत ही ज्यादा डार्टी रूम है, तो आप क्या करोगे, तुरंत उसको ठीक कर दोगे क्योंकि आपकी एक हैबिट हो चुकी है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई चाइल्ड है जो कि सपोज कीजिए एक इंसान है जो अभी सपोज कीजिए मास्टर डिग्री उसकी कंप्लीट हो गई या फिर कह लीजिए कि उसकी पीएचडी ही कंप्लीट हो गई, ठीक है, मैं पीएचडी कह देती हूँ, पीएचडी उसकी कंप्लीट हो गई, फिर भी वो सुबह पढ़ते हैं, ठीक है, सुबह 7 बजे उठ के कुछ स्टडी करते हैं और शाम की 6 बजे या 7 बजे फिर से स्टडी रूम पर जाके कुछ स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पीएचडी खत्म हो गई, वो एक प्रोफेसर बन गई है, फिर भी वो उसकी जो टाइमिंग है ना, सुबह 7 बजे उठ के पढ़ना, शाम को पढ़ना, तो ये उसकी हैबिट है। क्यों? क्योंकि वो चाइल्डहुड से वही चीज करते आ रही है, तो ये उसकी एक हैबिट बन गई है और वो हैबिट वो छोड़ नहीं सकता, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द हैबिट फॉर्मेशन। अच्छा, अब देखिए हैबिट फॉर्मेशन को सिंबलाइज किया गया है SHR से, ठीक है, इसका मतलब है स्टिमुलस, R का मतलब है रिस्पॉन्स और H का मतलब होती है हैबिट। तो एक स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जितना बॉन्ड होगा उसके बीच में उतना ही ज्यादा एक हैबिट बन जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन पोटेंशियल। ये रिएक्शन पोटेंशियल क्या होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, रिएक्शन मतलब आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, मतलब स्टिमुलस से आपकी बिहेवियर पर कोई एक्टिविटी या फिर कोई रिएक्शन आ रही है, उसको ही हम कहते हैं रिएक्शन। पोटेंशियल का मतलब क्या है, आप पहले से अनुमान लगा लेते हो, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। अब देखो, आप सोच रहे हो कि अगर मैं ये स्टिमुलस दूंगी तो चाइल्ड की बिहेवियर में इस तरीके का रिएक्शन आ सकती है, ठीक है, आप क्या किया, आपने एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया, है ना। तो ये जो आप पहले से पोटेंशियल ले लेते हो कि इस स्टिमुलस से ये रिएक्शन आएगा, दैट इज कॉल्ड अ रिएक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जैसे कि आपने सोचा कि आज अगर मैं कहूंगी कि क्लास में जाके कि अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करा तो मैं सस्पेंड कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो आपने एक सस्पेंड जो स्टिमुलस दिया उसके थ्रू क्या होगा, सभी बच्चा होमवर्क करके आएगा। तो आपने
क्या किया, एक पहले से पोटेंशियल ले लिया कि ये सस्पेंड स्टिमुलस देने से उनकी बिहेवियर में ये रिएक्शन आएगा कि वो हर एक रोज होमवर्क करके आएगा। अब आपने क्या किया, वही जो भी आपने पोटेंशियल था आपकी कि ये स्टिमुलस आप देंगे और ये रिएक्शन आएगा, वही स्टिमुलस आपने क्लासरूम में जाके दिया। अब देखा गया कि आपकी जो पोटेंशियल था वो सही निकला, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है उसकी वजह से रिएक्शन आ रही है, दैट इज कॉल्ड अ रिएक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होगा। अब ये जो रिएक्शन पोटेंशियल है ना, ये 3-4 चीजों के ऊपर बेस करके होती है। रिएक्शन पोटेंशियल, देखिए ये जो रिएक्शन पोटेंशियल है, ये रिएक्शन पोटेंशियल 4 चीजों की वजह से होती है। एक होती है हैबिट स्ट्रेंथ, जो कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के ऊपर बेस करके हैबिट गठित होगा। नेक्स्ट होगा आपकी ड्राइव, नेक्स्ट होगा आपकी स्टिमुलस की इंटेंसिटी, और थर्ड होगा आपकी सिर्फ इंसेंटिव, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो SHR होती है वो होती है आपकी हैबिट स्ट्रेंथ, मतलब आप रिवर्ड देंगे, ठीक है, और उस रिवर्ड की वजह से एक रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब ये रिवर्ड एंड रिस्पॉन्स में जितना अच्छा बॉन्ड होगा उतना अच्छा ही हैबिट गठित हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो कहा था PhD के बाद भी वो वही टाइम लेके पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी चाइल्डहुड से एक मतलब अंदर से था कि मैं एक अच्छा रिजल्ट करूंगी, ठीक है, मैं रैंक करूंगी स्कूल में। अब वो उसके लिए वो क्या कर रहा था, हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पर वो खुद की स्टडी करता था, ठीक है। तो वही हैबिट क्या होगी उसके, मतलब वही जो चीज था, वो सुबह 6 बजे या 7 बजे उठता था और शाम की 6 बजे या 7 बजे फिर से वो पढ़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर उसके रिवर्ड था कि वो रैंक करेंगे स्कूल में, ठीक है। वही रैंक की वजह से वो 6 बजे, सुबह 6 या 7 बजे और शाम की 6 या 7 बजे वो पढ़ता था, ठीक है। अब यही जो स्टिमुलस एंड जो आपकी रिस्पॉन्स है, ये स्टिमुलस है, ये आपकी रिस्पॉन्स है, ये स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स धीरे धीरे बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन गया, क्योंकि वो इस तरीके से पढ़ने से देखा कि हाँ वो रैंक कर रहा है, तो उसकी और भी एक ड्राइव बन गई, नहीं मैं रोज पढ़ूंगी ऐसा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, जो कि एट लास्ट उसकी हैबिट हो गई, ठीक है। तो इसीलिए वो PhD के बाद भी वो वही चीज करती है अभी भी। अच्छा, अब देखो एक ड्राइव का मतलब क्या होती है, पोटेंशियलिटी प्रेजेंट टू एनर्ज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन दैट सिचुएशन, मतलब आपके अंदर की जो भूख है वो कितनी ज्यादा है वो देखा जाता है यहाँ पर। अच्छा, इंटेंसिटी मतलब जो स्टिमुलस आपको दिया जाएगा आपकी भूख को मिटाने के लिए, और आपकी रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना होगा, तभी हो सकेंगे जब स्टिमुलस में इंटेंसिटी आएगा। मतलब एक स्टिमुलस अच्छा सा पावरफुल होना चाहिए, क्या किस तरीके का, साइज में, कलर में, लाउड में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रैंक होना, ठीक है, फर्स्ट रैंक, थर्ड, तो ये एक लाउड होना, लाउड स्टिमुलस है, एक मतलब एक इंटेंसिटी है इसमें कि हाँ एक फर्स्ट होना, इसके लिए वो पढ़ रहा है। तो ये इंटेंसिटी होना चाहिए, एक पावर होना चाहिए आपकी स्टिमुलस में। अब नेक्स्ट देखिए इंसेंटिव। अच्छा, और एक बात देखना होगा यहाँ पर, हैबिट स्ट्रेंथ के लिए SHR, स्ट्रेंथ ऑफ ड्राइव के लिए, मतलब सिर्फ ड्राइव के लिए आपकी कैप्स में D होगा, स्टिमुलस इंटेंसिटी के लिए आपकी कैप्स में V होगा, और इंसेंटिव के लिए आपकी कैप्स में K होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, आपको जो एक पर्टिकुलर रिवर्ड दिया जाता है, उस रिवर्ड में आपका कितना अट्रैक्टिवनेस है वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। जैसे कि अगर सपोज कीजिए मैं किसी बच्चे को कहूँ कि अगर आप रोज होमवर्क करेंगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी, तो उसकी चॉकलेट मतलब वो एक अट्रैक्टिव है उस चॉकलेट से। अगर मैं कहूँ कि अगर आप रोज होमवर्क करेंगे तो मैं आपको एक पेंसिल दूंगी, तो पेंसिल में ज्यादा अट्रैक्टिवनेस है या फिर आपकी चॉकलेट में? चॉकलेट में होगा। तो यही है कि आपकी जो आप जो भी रिवॉर्ड दे रहे हो उसमें कितना ज्यादा एक बच्चा या फिर एक इंसान अट्रैक्टिव हो रही है, उसको हम इंसेंटिव कहते हैं। और ये 3 या जो 4 जो
है, ये 4 प्रिंसिपल्स या फिर 4 चीजों को, 4 फैक्टर्स को होना चाहिए, तभी रिएक्शन पोटेंशियल एकदम अच्छा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इनहिबिशन। तो इनहिबिशन का मतलब क्या होती है कि आप सपोज कीजिए आप एक बच्चे को देखा कि वो बच्चा पहले 40% मार्क्स वो लेके आ रहा था, ठीक है, अभी क्या हुआ, बहुत हाई में वो चला गया, ठीक है, सपोज कीजिए 60%। अब झट से अब क्या देखा आपने, एक दिन या फिर 2 दिन बाद फिर से वो 40% पर आ गया। तो ये जो उतार चढ़ाव है ना, इसको ही हम इनहिबिशन कहते हैं। मतलब और एक अच्छे से समझाती हूँ कि आपकी जो भी पहले प्रीवियस कंडीशन था उससे अगर आप थोड़ा बहुत या फिर बहुत ज्यादा आप अभी अच्छा कंडीशन पर हो, मगर देखा गया कि कुछ दिन बाद फिर से प्रीवियस कंडीशन पर आ गई, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब ये जो इनहिबिशन है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है रिएक्शन इनहिबिशन, जिसको हम कैपिटल आई और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और दूसरा है आपकी कंडीशनल इनहिबिशन, जिसको हम स्मॉल एस, कैपिटल आई एंड स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो सिंबल है इसको याद रखिए, क्योंकि सिंबल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं जो भी चीज बोल रही हूँ सिंबल्स को याद रखना या फिर कुछ पॉइंट्स को याद रखना, इसको आपको याद रखना होगा। अब दोनों इनहिबिशन है, एक है रिएक्शन, दूसरा है कंडीशन। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जो रिएक्टिव या फिर रिएक्शन सेम होती है, तो रिएक्टिव इनहिबिशन क्या होती है कि यहाँ पर सपोज कीजिए एक बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पहले एक दिन मैंने पढ़ाया, 1 घंटे पढ़ाया, ठीक है, पहले तो वो 20 मिनट्स या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो 30 मिनट्स पढ़ता था, मगर मैं उसको सपोज कीजिए 1 आवर या फिर 1 आवर से थोड़ा बहुत ज्यादा मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो रही है, उसको एक अच्छा मार्क्स मिला। अब क्या हो रही है कि मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, मतलब बहुत ज्यादा उसको प्रेशराइज कर रही हूँ। तो क्या होगा, उसको बोर फील होगा, राइट। तो उस बोर फील से वो पहले जो मार्क्स मतलब वो लेके आते थे वही मार्क्स पर वो आ जाएगा प्रीवियस कंडीशन पर। तो ये जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है, सॉरी इंटरनल जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होती है, ये इंटरनल, अच्छा और एक बात, ये जो रिएक्टिव इनहिबिशन है ना, वो इंटरनल साइकोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल नेचर की वजह से होती है। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल दिया कि उसको बहुत ज्यादा एक साथ बहुत ज्यादा के लिए बहुत मैं काम कर रही हूँ या फिर पढ़ा रही हूँ, या फिर कोई फैटिग्यू आ गई है, मस्क्यूलर एक्टिविटी आ गई है, इन सभी चीजों की वजह से एक रिएक्टिव इनहिबिशन होती है। जैसे कि मैं जब भी क्लासेस में आती हूँ तो सिर्फ लेक्चर एंड लेक्चर देती हूँ, तो बोर फील हो जाता है स्टूडेंट्स को। अगर मैं कुछ स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ाऊँ या फिर कुछ डाइवर्सिटी लेके आऊँ, या फिर एक दिन आके मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनूँ, थोड़ा सा गप्पे करूँ, तो ये क्या होती है, स्टूडेंट्स के अंदर में कुछ डाइवर्सिटी, कुछ चेंजेस आती है, तो पढ़ाई में मन लगती है स्टूडेंट्स को, है ना। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, तब क्या होगा, उसकी जो बोर फील नहीं होगा। अगर मैं हमेशा आके 1 घंटे 2 घंटे क्लासेस में पढ़ाती जाओ, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी नीडनेस क्या है, वो मैं ना देखूं, सिर्फ एक लेक्चर मेथड से ही पढ़ा रही हूँ, तो एक बोर फील हो जाएगा। तब पहले पहले अच्छा लगेगा, मगर बाद में वो बोर फील होगा, वो फिर से प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टिव इनहिबिशन कहेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, कंडीशनल इनहिबिशन, राइट। तो कंडीशनल इनहिबिशन का मतलब क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल, ठीक है, अच्छा ये फिजियोलॉजिकल था, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल था, और ये साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स होगा। ये मैंने गलती से आई थिंक साइकोलॉजिकल बता दिया था पहले, मगर ये फिजियोलॉजिकल होगा, मैंने देखने में गलती की, ठीक है।
तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल होगा एंड बायोकेमिकल नेचर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो साइकोलॉजिकल क्यों कहा गया है, यहाँ पर सपोज आप पढ़ रहे हो और आपकी घर में नेबर्स आई है, ठीक है, समोसा पकोड़ा, ठीक है, ये सभी चीज कुक हो रही है, सब खा रही है, गप्पे कर रही है, म्यूजिक चल रही है और आप पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई में मन बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो आप क्या करोगे, पढ़ाई से हटके आप जाओगे पकोड़े खाने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी जो आसपास की कंडीशन है वो आपको प्रीवियस कंडीशन में खींच रही है। सो दैट इज कॉल्ड अ कंडीशनल इनहिबिशन। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है, मेमोरी इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या होती है कि जो इंटरनल एंड जो एक्सटर्नल था, ये इंटरनल था, ठीक है, और ये एक्सटर्नल है, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जब कोई मूवमेंट पर चेंजेस हो रही है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार नीचे तो एक बार ऊपर, ऐसे करके फ्लक्चुएट कर रही, चेंजेस हो रही है for the reason of both internal and external factors, that is called a momentary effective reaction potential. क्लियर? जिसको और एक नाम से जाना जाता है वो है ऑसिलेशन इफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल देख लीजिए SOR। अच्छा, अब लास्ट में हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे। यहाँ पर क्या फॉर्मूला है देखिए, पहले तो SER। अब आप सोचेंगे हम लोगों ने SHR पढ़ लिया है ना, SIR पढ़ लिया, हाँ, और SOR पढ़ लिया। अब ये SER क्या है? SER का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब स्टिमुलस होती है, R का मतलब रिस्पॉन्स होती है, राइट। अब दोनों में तो एक अच्छा रिलेशन होगा, तभी आपकी हैबिट, आपकी जो भी इनहिबिशन, ये सभी चीज आएगा। तो ये जो दोनों के बीच की जो रिलेशन है, इसको डिनोट करती है E से, ठीक है। तो एस एंड आर की रिलेशनशिप को हम किससे डिनोट करेंगे? ई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एसीआर कहा जाता है एसआर की रिलेशनशिप को। आप एसआर की रिलेशनशिप कैसे आएगी देखो, यहाँ पर मैं पहले एक इरेज कर देती हूँ, फिर समझाती हूँ। कोई भी डाउट्स होगा लर्नर्स तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, अगर समझ में आ रही है तो भी कमेंट सेक्शन पर बताना, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसकी जो फॉर्मूला की मीनिंग है उसको समझाऊंगी। तो SER का मतलब क्या समझ में आया लर्नर्स? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा, तो अच्छा कैसे होगा? हमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में अच्छा तभी होगा जब एक हैबिट बन जाएगा, ठीक है। तब हम सोचेंगे एक रिलेशनशिप बॉन्ड था इसीलिए हैबिट बना, मगर हैबिट होगा मगर उसके लिए आपके अंदर की वो भूख होना चाहिए, दैट मीन्स ड्राइव होना चाहिए। एक बच्चे को फर्स्ट आना है, तो ये जो फर्स्ट आने की भूख है, वही भूख उसको स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स में से उसकी जो हैबिट है उसको फॉर्मुलेट कर रही है। क्लियर? अच्छा, अब माइनस करना है किसको? इनहिबिशन को। इनहिबिशन का मतलब ये जो ऊपर नीच होती है ना उसको, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करना है आपकी इनहिबिशन को। अब जो इनहिबिशन है वो कैसे माइनस करेंगे आप? यहाँ पर आपको जो रिएक्टिव इनहिबिशन है उसको, इस दोनों को मिलाकर जो चीज इनहिबिशन होती है उन सभी चीजों के साथ आपको माइनस कर देना है। और एक चीज को माइनस करना है, वो क्या है? यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, वो है आपकी मोमेंटरी इनहिबिशन, राइट। तो यहाँ पर SOR जो कि मोमेंटरी इनहिबिशन है। तो आप ये दो
ये इस इनहिबिशन और ये इनहिबिशन, दोनों इनहिबिशन को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने आई थिंक लिखा था, हाँ, एक था कंडीशनल इनहिबिशन, एक था रिएक्शन इनहिबिशन, राइट। तो यहाँ पर देखिए इनहिबिशन को माइनस करना है ना, तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन एंड जो कंडीशन रिएक्शन था, दोनों को मिलाकर एक इनहिबिशन घटित होती है, उस इनहिबिशन को आपने माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज को भी माइनस करना होगा, वो क्या था आपकी मोमेंटरी इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल, तो उसको भी आपने माइनस कर दिया। सिर्फ रखना किसको है, ये जो हैबिट फॉर्मेशन है इसको रखना है, ठीक है। क्लियर हो गई फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।